Hello everyone, welcome to the class Dr. Dushyant's Physics. Myself Dr. Dushyant, and today in our foundation course we are going to have our lecture 1 from your new chapter, that is laws of motion. And in this class we will study different aspects about the laws of motion, its background, causing the cause of motion, different types of forces, balanced and unbalanced, and introduce you to the different laws of motion. And in today's class, we will study first law of motion. तो बच्चों आज की इस क्लास में जो कि चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में से है, इसमें हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और लॉज ऑफ मोशन का पहला लॉ जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। तो चलो बच्चों स्टडी करते हैं आज का पहला टॉपिक। सो जैसे कि हमें पता है हमारे इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों लॉज क्या होते हैं? लॉज मींस रूल्स, जिन रूल्स को गवर्न करता है जब भी हम मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है मोशन क्या होता है। मोशन हमें पता है जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अगर उसकी एक्चुअल पोजीशन चेंज होती है तो तब हम उसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज सेड टू बी इन मोशन। मींस व्हेन देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to its surrounding, it is said to be in motion. So अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट आर इन स्टेशनरी पोजीशन। जी बच्चों, अब व्हाट कॉजेज मोशन? सो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है? क्वेश्चन ये है। सो लेट्स कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स। नाउ वी आर हैविंग अ कार एंड वन ऑफ यू गोइंग टू डू व्हाट? क्या कर रहा है? उसे धक्का मार रहा है। ठीक है, पुश करने की कोशिश कर रहा है। इन अ पिक्चर वी कैन सी द मैन इज पुशिंग द कार। जब तक मैन पुश नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्ट जो आपकी कार है वो मूव नहीं हो रही थी। सो फोर्स क्या है? पुश है। बिकॉज उस पुश के कारण बॉडी ने मूव किया, मींस बॉडी मोशन में आई। तो कॉज ऑफ मोशन यहां पे क्या है? पुश, एंड दैट इज फोर्स। नाउ वी आर हैविंग ए टोइंग। टोइंग वैन है आपके पास और हम देख रहे हैं टोइंग वैन क्या कर रही है? कार इज बीइंग पुल्ड बाय द टोइंग वैन, अदरवाइज दिस कार वाज नॉट एबल टू मूव। कार मूव नहीं हो सकती थी, वो खराब हो गई थी या एनी अदर रीजन, बट टोइंग वैन उसको मूव कर रही है। सो क्या कर रही है? पुल कर रही है। पहले हमने क्या देखा? ऑब्जेक्ट वाज पुश्ड, नाउ ऑब्जेक्ट इज बीइंग पुल्ड। सो फोर्स की दो चीजें आ गई, वन इज पुश, सेकंड इज पुल। सो कॉज ऑफ मोशन क्या था? यही पुशिंग और पुलिंग इज कॉज। सो यहां पे कॉज क्या है? कॉज है वो पुश या पुल, और पुश या पुल क्या होता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल पुश और पुल इज फोर्स। सो फोर्स क्या है? कॉज है यहां पे। अगर फोर्स नहीं होती तो आपके ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह पे थे। ठीक है, या तो वो रेगुलर मूव कर रहे थे या वो रेस्ट में थे, और मोस्टली यहां कंसीडर किया हमने वो रेस्ट में थे। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया ड्यू टू कॉज ऑफ मोशन, जो कारण था, एंड दैट कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। और फोर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट इज पुश आर पुल। क्लियर? चलिए, कैन फोर्स बी सीन? क्वेश्चन क्या है? क्या फोर्स को देखा जा सकता है? हमने पुश करते हुए उन चीजों को देखा, लेकिन क्या फोर्स को देखा जा सकता है? नो, फोर्स को विजिबल नहीं किया सा, विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। हाउ डू यू नो देयर इज अ फोर्स? फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पे फोर्स लग रही है? सो बाय इट्स इफेक्ट्स। सो हमें फोर्स नहीं दिखेगी, फोर्स के इफेक्ट्स विजुअलाइज होंगे, फोर्स के कारण जो होगा वो देखा जाएगा। मींस व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? रेस्ट टू मोशन। आपको या तो दिखेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, अब वो मोशन में आ गया, दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स।
जैसे बॉल यहां पे क्या है, रेस्ट में है, बट व्हेन द बॉल इज किक्ड, बॉल मूव्स। पहले क्या था, बॉल ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही हमने उसको किक किया, उसको पुश किया, फोर्स लगाई, तो वो मूव करेगा, उसमें मोशन आया। सो फोर्स दैट किक इज यूज्ड टू चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ध्यान से इन चीजों को समझना है, ठीक है। सो फोर्स जो किक थी, उसने उसको रेस्ट से मोशन में लाया, तो यहां पे आपने फोर्स नहीं दिखाई दी, बट फोर्स का इफेक्ट दिखाई दिया। सो सेकंड, द बॉल इज कॉट बाय द फील्डर। यहां पे क्या था, बॉल मूव कर रहा था, बॉल फ्लाई कर रहा था वहां पे, बट उसको फील्डर ने पकड़ लिया। ऑब्जेक्ट मोशन में था, उसको रेस्ट में लाया बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। फोर्स कौन सी थी, कॉट, जो कैच किया, इज यूज टू चेंज फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। किक क्या थी, रेस्ट टू मोशन। यहां पे कैच जिसने कॉट किया फील्डर ने, दैट इज फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। सो पहला इफेक्ट क्या था, रेस्ट से मोशन वाला। दूसरा इफेक्ट क्या है, चेंज इन स्पीड वाला। तीसरा इफेक्ट क्या है, चेंज इन स्पीड। फर्स्ट क्या था, रेस्ट टू मोशन। दूसरा क्या था, मोशन टू रेस्ट। थर्ड क्या है, चेंज इन स्पीड। आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट आपकी कार है, कार मूव कर रही थी, लगातार मूव कर रही थी स्पीड में, बट आपने क्या किया, बाय स्टेपिंग ब्रेक्स और एक्सेलरेटर, उसकी या तो स्पीड को बढ़ा दिया, या आपने उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, बाय जस्ट पुशिंग योर एक्सेलरेटर और ब्रेक्स। ब्रेक्स डिक्रीज कर देंगी, एक्सेलरेटर इंक्रीज कर देगा। सो यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी को कम या ज्यादा किया है। ये किसके कारण हुआ है, बाय द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो तीसरी चीज क्या थी, फोर्स कौन लगा रहा था, या तो ब्रेक्स या एक्सेलरेटर, टू यूज द चेंज ऑफ स्पीड। तो पहला इफेक्ट चेंज ऑफ स्टेट, दूसरा इफेक्ट चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, तीसरा चेंज इन डायरेक्शन। तीसरा इफेक्ट क्या है, डायरेक्शन चेंज कर दी। द प्लेयर हिट्स द बॉल टू चेंज द डायरेक्शन। आपने प्लेयर की तरफ बॉल फेंका, बट प्लेयर ने विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक बैट और स्टिक, उसने उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज कर सकता है, फोर्स आपकी वेलोसिटी या स्पीड को चेंज कर सकता है, थर्ड फोर्स आपकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो फोर्स यहां जो हिट थी, उसने चेंज किया स्पीड। फोर्थ, फिफ्थ आ गया आपका चेंज इन शेप। शेप भी चेंज कर सकता है। आप फोर्स किसी को डिफॉर्म कर सकते हो, किसी को फॉर्म कर सकते हो। यहां पे आपने पॉटर जो है वो क्ले को मोल्ड कर रहा है, उसकी शेप चेंज कर रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ध्यान रहे, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो यहां पे फोर्स कौन सी है, जिससे वो मोल्ड कर रहा है, उसकी चेंज को क्ले को शेप करने में। सो द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस आर what we have seen, are there are the different forces। क्या ये जो इफेक्ट्स है, क्या ये डिफरेंट फोर्सेस है, आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस, क्या हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, यस, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स क्या है, फोर्स पहले तो पुश या पुल है, बट फोर्सेस भी दो किस्म की है। वन इज बैलेंस्ड फोर्स, वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अदर इज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्सेस भी दो किस्म की हो गई। अब बैलेंस फोर्स क्या होती है, भाई बैलेंस फोर्स वो वाली फोर्स है जो इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। Forces which are equal and opposite in a direction acting on the same body। एक ही बॉडी पे इक्वल मैग्नीट्यूड में हो, बट डायरेक्शन अपोजिट हो। सेंटर में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, दोनों तरफ से एक इधर से फोर्स लग रही है, एक इधर से फोर्स लग रही है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर, उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड क्या हो गई, अब देखो यहां पे टग ऑफ रोप है, यहां पे ऑब्जेक्ट दोनों में, एक ही ऑब्जेक्ट, बोथ टीम एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस ऑन द रोप इन अपोजिट डायरेक्शन।
तब तक उनमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, दोनों एक जगह पे फोर्स लगाते रहेंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट, एंड बोथ फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, वो दोनों को बैलेंस कर देंगे। ना ये वाली टीम आपकी जो है इधर जाएगी, ना ये वाली टीम ये वाली इधर जाएगी, क्योंकि वो बैलेंस हो रहे हैं, इक्वल है। इनमें से एक भी ज्यादा हो गया, एक का भी मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो आपका ऑब्जेक्ट, आपकी यह पूरा एरे अरेंजमेंट एक ही तरफ मूव कर जाएगा, तो बन जाएगी अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए देखते हैं। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यहां देख लो, दोनों इक्वल अपोजिट है, ना ये लेफ्ट साइड जा रहे हैं ना राइट साइड जा रहे हैं, है ना, क्यों, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है फोर्सेस। क्लियर है। अब देख लो हमने क्या कर दिया, एक तरफ फोर्स आपकी ज्यादा है, एक तरफ फोर्स कम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहा, फोर्स विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड ज्यादा कम ज्यादा हो गया है, अनइक्वल हो गया है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या होगा, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगी आपके ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव करेगा, ठीक। सो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया, अब आपकी मोशन, आपका ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को। इसके कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट में कॉज एक्सेलरेशन होती है, कॉजेस एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, ऑब्जेक्ट में मोशन आएगा। सो बात समझ आ गई, बैलेंस फोर्सेस में इक्वल फोर्स मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, अनबैलेंस्ड में फोर्सेस आर अनइक्वल, डायरेक्शंस आर अगेन अपोजिट। बैलेंस फोर्स में स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज नहीं होता, अनबैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन आती है और स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज होता है, ये बात याद रखनी है। इसका मतलब है अनबैलेंस्ड फोर्स में चेंज इन वेलोसिटी है, सो एक्सेलरेशन कॉज होती है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये याद रखना, ये आगे यूज होगा, ध्यान रखना है, फिर से हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इस बात को याद रखना है। अब ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे हैं, मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशंस में कुछ एनालिसिस किए, और कुछ टर्म, जिसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इनर्शिया, डिफाइन किया, और इनर्शिया के बेस पे न्यूटन ने उसको एक्सटेंड किया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। बात समझ आई आपको। सो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशंस को चेक करते हैं। सो बच्चों क्या किया, गैलीलियो आपको पता है बड़े ही ऑब्जर्व, बड़े ही लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। उन्होंने बच्चों कुछ एनालिसिस किए, कुछ ऑब्जर्वेशंस की इन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उन्होंने क्या किया, आप देख रहे हो यहां पे दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, एक यहां पे इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, दो डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स हैं यहां पे आपके पास। आपने एक बॉल लिया और उस बॉल को इस सरफेस के ऊपर रोल किया, यहां देखिए, बॉल को उन्होंने एक बार रिलीज करते हैं, दोनों डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, लेकिन बॉल जिस हाइट से रिलीज होता है उसी हाइट पे पहुंच जाता है। यहां से देखिए, जितनी हाइट से रिलीज किया है उतनी ही हाइट पे पहुंच रहा है। अब वो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को एक्सटेंड किया और उन्होंने देखा कि दोनों हाइट सेम थी, जिस हाइट से रिलीज किया और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर दोनों हाइट सेम रेंज तक पहुंच रही। डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा कि कितना डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट सिमिलर हाइट से रिलीज किया गया था और दूसरे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी सिमिलर हाइट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब उन्होंने क्या करते हैं, व्हेन द मार्बल, यहां पे ऑब्जेक्ट जो है मार्बल है, इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट, इट वुड रोल डाउन द स्लोप, एक स्लोप से नीचे आता है और दूसरे साइड से गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट, हाइट सेम है, डिस्टेंस चाहे ज्यादा लगे आपको, विच इट वाज रिलीज, जितनी हाइट से रिलीज हुआ था। अब दूसरा देखते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे इंक्लाइंड प्लेन को, ये देखो, दूसरे इंक्लाइंड प्लेन को वो क्या करते हैं, थोड़ा इंक्लिनेशन कम करते हैं। पहला इंक्लिनेशन ज्यादा था, ये ज्यादा इंक्लाइंड है, ये वाला एंगल ज्यादा है, अब इस एंगल को नीचे करते हैं, देखना मेरा एरो ऊपर हो जाएगा, ये देखो,
अब इंक्लिनेशन कितना है, कम हो गया है। ठीक, अब बॉल को रिलीज किया। अब आपको लग रहा है डिस्टेंस ज्यादा लिया है उसने, बच्चों डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपका बॉल इतनी ही हाइट पे जा रहा है जिस हाइट से रिलीज किया था। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने पर उसकी हाइट बराबर हो रही है। उन्होंने देखो नॉर्मली एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाइट अभी भी सेम है। तो क्या ऑब्जर्व किया? When the angle of inclination of right side plane gradually decrease कर दिया, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है ताकि वो अपनी इस ओरिजिनल हाइट पर पहुंच जाए। सिमिलर हाइट यहां तक पहुंच गया। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन। तीसरे में उसने इस इंक्लाइंड प्लेन को बिल्कुल सरफेस के ऊपर ले आए, इंक्लाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दिया। लेकिन बच्चों अब तो ये वाला इंक्लाइंड प्लेन ये कभी भी उस रिलीज्ड हाइट के बराबर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पैरेलल हो गया। जो हाइट उन्होंने यहां पे ऑब्जर्व कर रहे थे उसके पैरेलल ये डिस्टेंस आ गया है। तो आपका बॉल अभी भी कोशिश करेगा उस इक्वल हाइट, ये जिस हाइट पे यहां से रिलीज किया, ये हाइट है ना इसकी, इतनी हाइट पे पहुंचने की कोशिश करेगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या ऑब्जर्व किया उसने, रिलीज किया तो ऑब्जेक्ट हमेशा उस पे मूव करता रहेगा जब तक वो उस हाइट पे ना पहुंचे जिस हाइट से वो रिलीज किया गया था। तो क्या ऑब्जर्वेशन आई? इफ द राइट साइड ऑफ प्लेन आर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दिया, सरफेस हॉरिजॉन्टल हो गई, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉरएवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वाज रिलीज्ड। वो कोशिश करेगा बट ऐसा फिजिबल होगा नहीं। द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द मार्बल इन द केसेस आर 0। यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल 0 है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती तो इसको रोक देती। ये आइडियल केसेस है, ध्यान रहे। आइडियल केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही जो इसको रोकने की कोशिश करेगी। ये बात याद रखना, ये आइडियल केस है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन। सो इन तीनों ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने क्या डिड्यूस किया? दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, ठीक है। सो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर न्यूटन ने कुछ लॉज डिराइव किए। Newton studied ideas on force and motion, presented three fundamental laws. न्यूटन ने क्या किया? सर इसाक न्यूटन ने डिफरेंट स्टडीज किए, डिफरेंट रूल्स को स्टडी किया और कुछ फंडामेंटल रूल्स को स्टेट किया। उन्होंने इन लॉज को नाम दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और ये बेसिक रूल्स बन गए हैं फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन। मोशन को कुछ भी स्टडी करना हो, हम उनका ग्राउंड, उनका फंडामेंटल बेसिस किसको लेते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। बात समझ आ गई? चलिए जी देखते हैं। जब भी न्यूटन लॉ स्टडी किया गया तो एक कंसेप्ट बच्चों जो अभी हमने स्टडी किया है वो इसका बेस बनने जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे उसका टर्म का नाम क्या है? इनर्शिया। वो क्या है? इनर्शिया। तो क्या होता है इनर्शिया? देखते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? मीन टू रेजिस्ट। इनर्शिया का मीन क्या है? टू रेजिस्ट। क्या रेजिस्ट करेगा वो? भाई चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट को भी रेजिस्ट करेगा, ना तो वो रेस्ट से मोशन में जाने देगा ना मोशन से रेस्ट में आने देगा, उस चेंज को रेजिस्ट करेगा। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या तो बॉडी की टेंडेंसी है या उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। बच्चों जो चेंज, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अभी पढ़ा है हमने पीछे, गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन भी थी। और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक। इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। इसका मतलब है जो रेस्ट में है वो मोशन में जाने की कोशिश नहीं करेगा, उस चेंज को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा,
और जो मोशन में है उसको रेस्ट में लाने वाली चेंज को अपोज करता है। ये दोनों चेंजेस को अपोज करता है आपको कौन सा प्रॉपर्टी है बॉडी की? इनर्शिया। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट। क्लियर? अब बॉडी एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। यहां देखो ऑब्जेक्ट पे जो बॉडीज हैं, यहां पे आपने टेबल पे रखी हुई हैं प्लेट्स, ये प्लेट्स तब तक इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, दे विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव कर रहा है तो वो लगातार मूव ही करता रहेगा। तो चेंज कौन लाएगा? चेंज लाएगा मोशन को कॉज करने वाली फोर्स। सो एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया देख लो, है अपने आप अगर ऑब्जेक्ट यहां भी है वो चेंज में ही रहेगा। ये क्या हुआ? गाड़ी में चलते हुए ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए इनर्शिया में इन गाड़ियों को कोई मूवमेंट को इनकी स्टॉप नहीं कर सकता, ये मूव करती रहेंगी। आपने ऑब्जेक्ट को हिट किया, दे आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। जो चीज समझ नहीं आएगी पूछ लेना, इनको ऑब्जर्व करो, यार द एग्जांपल है इनर्शिया में जहां पे ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता। इन्हीं के बेस पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। एक्सेलरेटेड मोशन की बात नहीं कर रहे, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब तक वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की एप्लीकेशन उस पर नहीं होती, अप्लाई नहीं होता। सो अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर स्टेट ऑफ मोशन। सो इसका मतलब है इनर्शिया एक अपोजिशन है, उस अपोजिशन को अपोज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। उस अपोजिशन को अपोज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक अप्लाइड फोर्स। और यही बात कौन कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। बॉल इज एट रेस्ट, ठीक है, बॉल एक रेस्ट में है और ये यहां पड़ा हुआ तो वह अपनी जगह पर रहेगा जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। सो बॉल एट रेस्ट विल कंटिन्यू बी एट रेस्ट। क्लियर? द पर्सन किक्स द बॉल, उसने एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई है। एक्सेलरेशन लाने के लिए कौन सी फोर्स लगानी पड़ती है? अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। क्लियर? उसने इनर्शिया को ब्लॉक करने के लिए, अपोज करने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई है। उस अनबैलेंस्ड फोर्स ने उस बॉल को कहां कर दिया? चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन। यही तो है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ही बच्चों स्टेट चेंज करती हैं, बैलेंस फोर्स स्टेट चेंज नहीं करती। सो दिस लॉ कैन बी सेड इन अदर वे। लेट्स स्टेटमेंट, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। सभी स्टेट ऑफ मोशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं जाएगा और जो मूव कर रही है वो रेस्ट में नहीं आएगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। इज नथिंग बट इनर्शिया। और ये रेजिस्टेंस, ये अपोजिशन, इसी को तो इनर्शिया कहते हैं। और इस इनर्शिया को अनबैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स। इसीलिए बच्चों इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बात याद रखना, ठीक है बच्चों? नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर वेलोसिटी। तो कौन है वो ऐसी प्रॉपर्टी, कौन है जो रेस्ट चेंज इन वेलोसिटी को? भाई वो है इनर्शिया, जो रेजिस्ट करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? द रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, अ 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा है भाई? पहले वाले में से, पहले केस में रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज, स्टोन का इनर्शिया ज्यादा है। बाइसिकल एंड ट्रेन, ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है। 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज्यादा है। ये एग्जांपल में दे रहा हूं क्यों बच्चों? ये कहां से आ रही है इनके ऊपर अपोजिशन? ये आ रही है उनकी एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में से, दैट इज देयर मास। सो आप यहां ऑब्जेक्ट कर रहे हो कि जो भारी है, जो हैवी है और मोर मैसिव है, जिसका मास ज्यादा है उसमें इनर्शिया ज्यादा है।
So heavier or more massive objects offer larger inertia. Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass. जो जो अपोजिशन इनर्शिया देता है वो मेजर किसकी स्टेट में होती है, किसकी रेफरेंस में होती है, इन रेफरेंस ऑफ द मास. तो मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा. इनर्शिया इज द अपोजिशन. क्लियर है? फर्स्ट लॉ समझ आ गया? इन द example, try to identify the number of times the velocity of ball changes. देखो, a football player kicks a football. फुट प्लेयर जो है किक करता है फुटबॉल को. किक किया उसने, किक किया मतलब एक अनबैलेंस फोर्स लगाई टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल. एक प्लेयर ने उसकी वेलोसिटी को चेंज किया, दूसरे के पास भेजा, दूसरे ने किक किया तो गोल की तरफ भेज दिया. द गोल कीपर ऑफ अपोजिट चेंज कलेक्ट्स द फुटबॉल. उसने कलेक्ट कर दिया, कॉट, फिर अनबैलेंस फोर्स लगाई. द किक्स इट टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम. उसने उसको पकड़ा और फिर किक कर दिया टूवर्ड्स अपने प्लेयर की तरफ. ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट. तो आपने बताना है कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है. तो लो बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस 3 टाइम्स. कब? एक, जब पहले ने किक किया, दूसरा जब दूसरे ने किक किया, और तीसरा जब गोलकीपर ने उसको पकड़ा. फर्स्ट टाइम द वेलोसिटी चेंजेस, फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल, second player kicks the ball, and third time and goalkeeper of the opposition team kicks the football. 3 किक्स पे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है. और कौन सा एजेंट जो था, वो फुटबॉलर किक कौन मार रहे थे, जो प्लेयर्स किक मार रहे थे वो सभी केसेस में एजेंट्स थे. एजेंट्स कौन सा होता है, जिसके थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आती है. क्लियर बच्चों? Explain why some of the leaves may get detached from the tree if vigorously shake the branch. अगर हम किसी पेड़ की ब्रांच को विग्रसली हिलाएं तो उसके पत्ते क्यों हिल जाते हैं? क्यों? क्योंकि पत्ते हिलना नहीं चाहते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, वो अपनी जगह ही रहते हैं, लेकिन ब्रांच के साथ से वो डिटैच हो जाते हैं. बिफोर शेकिंग द ब्रांचेस, लीव्स आर एट रेस्ट. व्हेन ब्रांचेस आर शेकन, दे कम इन मोशन. वो मोशन में आ जाते हैं, बट उनको अपोज किया, उनका जो मास है वो अपोज करता है. टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया. एज अ रिजल्ट लीव्स गेट डिटैच्ड. वो अपनी जगह रुकते हैं बट ब्रांच दूर चली जाती है, सो बीच से डिटैचमेंट हो जाती है और पत्ता नीचे गिर जाता है एंड फॉल्स डाउन. सो दैट शेकिंग इज द कॉज हियर. Why do you fall in forward direction when a moving bus breaks to stop and falls backward when it accelerates from rest? आपने पता है ना, जब गाड़ी में बैठे होते हो, गाड़ी चलती है तो एक तरफ गिरते हो, जब रुकती है तो तब एक तरफ रुकते हो. जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, when a moving bus stops, चलती गाड़ी रुकती है तो आप भी आगे गिर जाते हो, और गाड़ी रुकी हुई हो और सडनली स्टार्ट हो जाए तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है. क्लियर? क्या रीजन है इसका? भाई रीजन है, व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्स, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द कॉन्टेक्ट विद द बस कम टू रेस्ट. जब बॉडी रुकती है बच्चों, तो जो बॉडी आपका हिस्सा, बॉडी का हिस्सा बस के साथ जुड़ा हुआ होता है वो पहले रेस्ट में आता है. तो हम बैठे हुए, मेरे पैर, मेरी लोअर बॉडी जल्दी रेस्ट में आएगी, बट अपर पार्ट अभी भी मोशन में है तो मैं आगे चला जाऊंगा. ठीक? अब गाड़ी रुकी हुई है, ठीक, चलेगी, तो जो बॉडी का हिस्सा पहले चलेगा, जो उसके साथ टच हो रहा है, मेरी लोअर बॉडी टच है तो वो पहले आगे चली जाएगी, अपर बॉडी बाद में आगे रहेगी, वो पीछे ही रह जाएगी. मैं पीछे चला जाऊंगा, नीचे वाला हिस्सा आगे चला जाएगा. सो व्हेन बॉडी एक्सेलरेट, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन मोशन along with bus, while the upper part of the body tends to remain at rest due to inertia of the rest. Hence we fall backward. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे आपको हायर क्लासेस में भी आपको समझने में हेल्प करेंगी. ये बात समझ आ गई? आज इतना ही रखते हैं. ये कुछ कंसेप्ट जो है, मोमेंटम का कंसेप्ट हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जिसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो बच्चों, अगर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि एक अच्छा लर्निंग कम्युनिटी बन जाए. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास जिसमें आप मेरे साथ ज्वाइन हुए, और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ड्यूरिंग द क्लास.
ठीक है, एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा फाउंडेशन कोर्स सक्सेसफुल रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम अहेड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय डॉक्टर दुष्यंत।